बीएससी पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्मी कल्चर। इस टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना भी होगा। वर्मी कल्चर नाम से हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है। वर्मी मीन्स यह ज़रूर किसी न किसी वर्म से रिलेटेड है, किसी प्रकार के ये कीड़ों से रिलेटेड होता है। वर्मी कल्चर मीन्स वर्म्स का कल्चर करना। अब इसमें वर्म्स कौन से आते हैं? इसमें वर्म्स आते हैं अर्थवर्म, केंचुआ। केंचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं, जो कि एक नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे एक खाद का निर्माण होता है। उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मीन्स केंचुओं की मदद से जो खाद का निर्माण किया जाता है उसे हम वर्मी कल्चर कहते हैं। और ये जो वर्मी कल्चर होता है, इसके द्वारा जो खाद बनती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और आजकल आपने देखा भी होगा, ये छोटे स्तर पर भी किया जाता है और ये बड़े स्तर पर भी किया जाता है। चूँकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन ज़्यादा हो रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कल्चर का बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्मी कल्चर के द्वारा ऑर्गेनिक मैन्योर का निर्माण होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर दैट इज़ हमारी जो इन वर्म्स के द्वारा तैयार की गई, बिना किसी रसायन के द्वारा तैयार की गई खाद को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, कार्बनिक खाद। तो ये जो केंचुआ है, ये मिट्टी में पाया जाता है और सामान्यतः हम इसको किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं किसान का मित्र? क्योंकि ये मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाता है, और अत्यधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये खाद को कैसे परिवर्तित करता है? जो हम वेस्ट डालते हैं, या जो खाद होती है जैसे गोबर है, तो उसको ये अपनी इंटेस्टाइन में से, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में से जब ये गुजारता है तो साथ में मिट्टी को भी गुजारता है, तो उससे जो बाहर निकलती है वो खाद के रूप में पदार्थ बाहर निकलते हैं। और इसको पूरा होने में लगभग 1.5-2 महीने का समय लगता है। अब ये जो केंचुए होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मेनली इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इनके रहने के आधार पर कि ये ज़मीन की कौन सी लेयर में रहते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है एपिजीक, और इस जो एपिजीक कैटेगरी में जो केंचुए आते हैं वो भूमि की सतह पर रहते हैं, ज़मीन की सतह पर रहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एनिसिक कैटेगरी। इसमें सतह से थोड़ा सा नीचे केंचुए रहते हैं, उन केंचुओं को एनिसिक केंचुए कहते हैं, वो एनिसिक कैटेगरी में आते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है एंडोजोइक कैटेगरी। जो एंडो मीन्स बहुत अंदर, तो एंडोजोइक जो कैटेगरी है उसमें ज़मीन की गहरी सतह में रहने वाले केंचुए आते हैं। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जाति है केंचुओं की, वो है इसेनिया फेटिडा। इसको रेड वर्म भी कहते हैं, और उत्तर भारत में ज़्यादातर यही एसेनिया फेटिडा केंचुओं की जाति उपयोग में ली जाती है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस मैन्योर होता है, बहुत अधिक पोषण देने वाला खाद होता है, जो केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है, और इसको बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशंस में बनाया जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया है। अब हम देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं।
और उनका हम कंपैरिजन करते हैं, जो नॉर्मल हमारा फार्म यार्ड मैन्योर होता है उससे हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं, एक साइड में यहाँ है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, और इनका जो परसेंटेज है वो वर्मी कंपोस्ट में ये वाला परसेंटेज है, और जो नॉर्मल फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसमें हमारा ये वाला परसेंटेज इनका होता है। तो इसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल फार्म यार्ड मैन्योर। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं जो लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्ट को तैयार कैसे किया जाता है। ये लार्ज स्केल पर किया जा रहा है और जिसमें बहुत अधिक मात्रा में वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, जिसका कमर्शियल यूज भी किया जाता है अगर ये लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो। और आजकल तो मार्केट में भी ये अवेलेबल होता है और सरकारें भी इसको बहुत अधिक बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि ये ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। बजाय कि हम जो रासायनिक खाद यूज़ करते हैं उस रासायनिक खाद की वजह से जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। कैसे बंजर होती जा रही है? क्योंकि रासायनिक खाद यूज करने से जो मिट्टी के जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, केंचुए हैं, अर्थवर्म्स हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उन रासायनिक खाद यूज करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे एक बार तो जो रासायनिक खाद यूज करने से प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलता है, फसल से जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो ज़मीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जाती है और उसका प्रोडक्शन भी गिरता जाता है। इसीलिए सरकारें आजकल इस ऑर्गेनिक मैन्योर को, कार्बनिक खाद को बहुत अधिक महत्व दे रही हैं, ताकि जो ज़मीन है उसको बंजर होने से बचाया जा सके। और चूँकि जो रासायनिक खाद हैं वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी में धीरे धीरे एक्युमुलेशन होता रहता है, धीरे धीरे वो इकट्ठा होती रहती हैं, जो हेल्थ के लिए अत्यधिक नुकसानदायक होता है। अब हम पढ़ते हैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की विधि। ये यहाँ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की विधि का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं उनको जनरली 3 विधियों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। अब उन 3 विधियों में है, एक तो हाउस होल्ड मेथड्स, घरेलू विधि, जस्ट हम घर पे ही 1-2 फैमिलीज़ के लिए हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, ताकि 1-2 फैमिलीज़ के लिए जो घर में ही यूज होने वाली जो सब्जियां हैं उसका उत्पादन हो सके। तो इस विधि को हम कहते हैं घरेलू विधि, हाउस होल्ड मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है पिट मेथड, और तीसरा मेथड है वो है सरफेस बेड मेथड। पहला हम देख लेते हैं हाउस होल्ड मेथड। इस हाउस होल्ड मेथड में बहुत ही छोटे स्तर पर जो वर्मी कंपोस्ट है उसका निर्माण किया जाता है, और उसमें लगभग 10 से 20 किलोग्राम प्रति माह हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारे पास घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है, लकड़ी का कंटेनर है, या कोई जो सीमेंट के पुराने कट्टे होते हैं, तो इस टाइप का हम कंटेनर लेके और फिर उसमें हम वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए इस टाइप के कंटेनर्स में सबसे पहले हम नीचे की ओर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वो बिछा देते हैं, और उनके ऊपर हम हल्की मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी की परत डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम जो भी हमारे पास कचरा अवेलेबल होता है, जैसे गीला कचरा है, सूखा कचरा है, गोबर है, वो डाल देंगे, और उसी के साथ ही हम केंचुए भी छोड़ देते हैं उसके अंदर।
और इस तरह के छोटे लेवल पे उत्पादन करने के लिए हम या फिर लगभग 15 से 20 किलोग्राम खाद लेने के लिए हम लगभग 500 से 1000 केंचुए उसमें हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से उसको उसमें केंचुए छोड़ने के बाद में जो केंचुए होते हैं वो अपना जो मेथड है, अपना जो एलिमेंट्री कैनाल से उसको गुजारते हैं, वो स्टार्ट करेंगे और लगभग 1.5-2 महीनों में ये तैयार हो जाता है। और धूप से बचाने के लिए हमें जो ये कंटेनर हमने लिए हैं उनको हमें धूप से बचाना होता है, तो ऊपर हम कोई शेड हम लगा सकते हैं। और इसको जो हमने इकट्ठा किया है, ये डाला है मैटर सारा, उसको अब हमें थोड़ा गीला भी रखना होता है। तो उसमें हम बीच बीच में पानी का छिड़काव हम करते रहते हैं। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि कचरे में कोई हमें और एक्स्ट्रा प्लास्टिक वगैरह नहीं डालनी है, या फिर कोई भी केमिकल जो केंचुओं की लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है वो हमें नहीं डालना है। तो इस तरह से ये जो खाद है वो 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। और तैयार होने का कैसे हमें पता लगेगा, ये जो खाद है वो उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। जैसे ह्यूमस होती है पेड़ों के नीचे, जो पेड़ों की पत्तियां गिरने से वो जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है, उसी टाइप का इसका भी कलर हो जाता है। तो इट मीन्स कि वो जो खाद है वो रेडी है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये जो कलर है खाद का वो डार्क हो गया है, तो इट मीन्स कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो चुकी है। दूसरा जो मेथड है पिट मेथड, ये जो पिट मेथड है इसको हम मिट्टी में भी बना सकते हैं गड्ढा, या फिर वैसे कोई बड़ा कंटेनर लेके उसमें भी हम कर सकते हैं। तो अगर कंटेनर लेते हैं तो उसके नीचे हमें छेद भी बनाने होते हैं, ताकि जो जल है अगर अधिक मात्रा में है तो वो नीचे उसका रिसाव हो सके, वो जल नीचे इकट्ठा ना हो, ताकि वो केंचुओं के लिए हार्मफुल ना हो सके। और अगर हम मिट्टी में बना रहे हैं तो उसके लिए हम गड्ढा बना सकते हैं। उसकी साइज़ हम ले सकते हैं 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, या फिर साइज़ हम इसकी और डिसाइड हम कर सकते हैं। तो ये गड्ढा तैयार होने के बाद में सेम वैसे ही इसमें भी सबसे नीचे की जो सतह होती है उसमें हम ईंट पत्थर कंकड़ पत्थर ये तैयार करते हैं, एक लेयर उसकी बनाते हैं। और उसके बाद इस लेयर के ऊपर हम बालू मिट्टी और या फिर अच्छी मिट्टी की एक परत बनाते हैं, 5-7 सेंटीमीटर मोटी ये परत बनाते हैं। और फिर उसको थोड़ा गीला कर देते हैं पानी का छिड़काव करके। उसके बाद में उसमें हम केंचुए डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम गोबर डाल देते हैं, ताकि उसका गोबर का वो डिकम्पोजिशन केंचुए कर सकें। इसमें भी हमें इसके ऊपर शेड बनाना होता है, ताकि उनको केंचुओं को डायरेक्ट धूप नहीं लगे और उनकी लाइफ को कोई ख़तरा नहीं हो। और इसके बाद हम बराबर पानी का छिड़काव भी करते रहते हैं, ताकि वो जो कचरा है वो नम बना रहे और उसका जो डिकम्पोजिशन है, अपघटन है, वो केंचुओं के द्वारा अच्छे से किया जा सके। तो इसको तैयार होने में भी 40 से 45 दिन, 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। और जब ये खाद लगभग हमें लगे कि ये लगभग तैयार हो चुकी है, तो उस टाइम हमें इस पर पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। तो इस खाद को हम हमारी जो ज़मीन है जो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे प्रोडक्शन धीरे धीरे फिर से ज़मीन में अच्छा होने लगता है। तीसरा जो मेथड है वो है सरफेस बेड मेथड। अब इसमें हमें नाम से ही आइडिया लग रहा है कि ये ज़मीन के नीचे गड्ढा नहीं बना के जस्ट ज़मीन के ऊपर सरफेस पर ही इसमें वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें ज़मीन को खोदा नहीं जाता है, बल्कि इसमें ज़मीन के ऊपर ही सरफेस पर ही ये बनाया जाता है। तो सेम वही इसका भी मेथड है। तो इस तरह से ये 3 मेथड हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस लगती है। तो पहला तो है कि इसके उपयोग से जो मिट्टी में लाभदायक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। चूँकि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ज़मीन के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो रासायनिक खाद हम यूज करते हैं
उससे इन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, बल्कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर हम यूज करते हैं वो हमारी ज़मीन के लिए लाभदायक होते हैं। और दूसरा है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं बजाय कि नॉर्मल जो मैन्योर है उससे। फिर दूसरा है थर्ड है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको यूज़ करने से मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल को बनाए रखने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल है वो फसल को उपलब्ध हो सके। और जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है हमारी फसल की उत्पादन की वो भी बढ़ जाती है। जैसा कि आपने भी फील किया होगा, जो रासायनिक खाद से जो हम खाते हैं सब्जियां फल, उनका जो टेस्ट है वो बजाय जो वर्मी कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर उसके द्वारा अगर इसका प्रोडक्शन हुआ है तो उससे ज़्यादा हमें टेस्ट मिलता है ऑर्गेनिक मैन्योर वाले फल सब्जियों में। बल्कि रासायनिक खादों से तैयार किए हुए जो फल सब्जियां हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, वो टेस्ट लेस हमें नज़र आती हैं और वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और वो ख़राब भी जल्दी होती हैं बजाय कि ये कार्बनिक खादों से तैयार किए हुए फल सब्जियां। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये इसकी तरफ ही हमें डाइवर्ट होना है कि अगर हम हमारी फैमिली के लिए भी अगर हम ये कर सकते हैं, एक फैमिली के लिए भी अगर हम फल सब्जियां कार्बनिक खादों से उगा सकते हैं तो ज़रूर हमें वो करना चाहिए। वो हमारी हेल्थ के लिए प्लस हमारी ज़मीन की हेल्थ के लिए, पृथ्वी की हेल्थ के लिए, प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उनकी उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इन तीनों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमें अब धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी ओर डाइवर्ट होना है। उससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और जैसा कि आप ये अब ये देख भी रहे हैं, लगातार सरकारों के द्वारा टीवीज़ में विज्ञापन के द्वारा आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ रहे हैं कि हमें धीरे धीरे वापस अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर डाइवर्ट होना है, जो कि सभी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वर्मी कल्चर आज समझ आया होगा और ये कंप्लीट आपका एक पूरा टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन में भी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।